Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 9 students, hope you all are doing very well. सब बहुत ही बढ़िया होंगे and ready हैं आज के इस ब्रांड न्यू सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नई पोएम यानी हमारी जो बुक्स हैं बी हाइव उसकी नेक्स्ट पोएम इज रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ से समझ आ रहा है मैम बारिश से रिलेटेड ये कविता होने वाली है एंड हमें तो है ना बारिश की खुशबू भी आने लगी, राइट इज़न्ट इट। तो ये पूरे पोम में मैं आपको बता देती हूँ जितने भी स्टैंजाज दिए हैं उनका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं हिंदी में अनुवाद करके ज़रूर समझाऊंगी एंड एट लास्ट पूरी पोम पढ़ने के बाद हम जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी यूज किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आई नो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद द क्लास। लेकिन उससे पहले आई वांट यू ऑल टू कीप योर बुक्स एंड नोटबुक विद यू ताकि आप जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मीनिंग उन्हें नोट डाउन करते जाइए। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। रेन ऑन द रूफ। अब पोएम की शुरुआत में आपसे कुछ बातें कही गई हैं, वो बातें जरा पढ़ते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? अब सवाल ये पूछा है कि जब आसमान जो है काले घने बादलों से भर जाता है और जैसे धीरे धीरे बारिश चालू होती है तो क्या आप सभी ने पैटर सुना है किसका? उस प्यारी सी सॉफ्ट सी बारिश का। सो व्हाट इज पैटर? पैटर इज जब भी बारिश होती है ना तो देखो ये जो हमारे घर की छत होती है, रूफ होती है ना, अलग अलग आपके यहाँ कोई बाहर कोई चीज रखी हुई है, कार्स होती हैं, तो उनके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो एक साउंड निकल के आता है, एक आवाज आती है। यानी बारिश तो ऐसा है आप घर में अंदर बैठे हो ना आपको पता चल जाएगा बारिश हो रही है। व्हाई? बिकॉज यू कैन हियर द साउंड। आपके घर की छत पे जो है रूफ होती है ऐसे छज्जे पे आपको आवाज आने लगती है बारिश की, तो उसे पैटर कहते हैं। तो क्या आप सभी ने वो पैटर सुनी है? एंड मुझे पता है सबका जवाब हाँ होगा। यार बारिश किसे नहीं पसंद, बहुत मजा आता है, एक अलग सा ही माहौल आ जाता है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग मजा है क्योंकि आपको छुट्टी मिल जाती है, राइट। बहुत बारिश हो रही है तो छुट्टी हो गई, या बारिश में जो है गरम गरम चाय के साथ आहा पकौड़े खाने को मिल जाते हैं। तो बारिश के साथ कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग मेमोरीज होती हैं। वो बारिश में हमारा नाव बना के चलाना, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने पूरे कपड़े गंदे कर देते हैं ना बारिश में जो है डांस करके, एंड इवन काफी लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। सो बारिश के साथ सबका अलग अलग रिश्ता होगा। आपका क्या रिश्ता है, आपकी क्या रिमेम्बरिंग्स हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है कि what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature। तो आई नो सबके अलग अलग कहानियां होंगी। तो आप मुझे बताओ जब भी आप ये बारिश की आवाज़ सुनते हो तो आपके दिमाग में होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक बचपन की मेमोरी याद आती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली मेमोरी क्या आती है? ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि आपकी पलक मैम भी जो है ना आपके सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ पाऊँ तो मुझे भी मज़ा आएगा, राइट। मुझे भी अपने बचपन याद आ जाएगा। तो जैसे मैं अगर बात करूँ बारिश की, जब भी आवाज़ आती है ना आज भी, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है याद, वो की है मेरा बचपन। क्योंकि बचपन में क्या होता था, सब जो है ना कजिन सब साथ में रहते थे एंड दोस्त भी होते थे, है ना। घर के आसपास इतने सारे दोस्त होते थे, अब तो खैर सब इधर उधर चले गए, राइट। तो घर के आसपास दोस्त होते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, बारिश में मस्त हम लोग जो है ना खेलते थे, गेम्स खेलते थे, पकड़म पकड़ाई बहुत खेलते थे हम, है ना। बारिश में कूदते थे, बिल्कुल कपड़े अपने सब गंदे कर देते थे। तो ये मेमोरी मेरे दिमाग में आती है। आपके दिमाग में क्या मेमोरी है? कुछ स्पेशल करते थे हो आप बारिश में? सो डू टेल मी। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain। अब आपने और हमने तो अपनी बात कर ली, अब बात करते हैं हमारे कवि की, यानी जो पोएट हैं उन्होंने ये कविता क्यों लिखी है। तो बस यार हमारे जैसे ही इंसान है वो, उन्होंने भी कुछ यादों में अपने पास्ट की मेमोरीज के ऊपर ये कविता लिखी है कि कैसे आज जब वो बारिश की ये जो आवाज़ है सुनते हैं तो उन्हें अपने अतीत की, अपने बीते हुए पलों की याद आती है। एंड स्पेशली बहुत ही हार्ट टचिंग ये पोएम है क्योंकि अपनी माता जी को याद करते हैं, अपनी मदर को याद करते हैं जो कि अब नहीं रही, राइट। तो बहुत ही सॉफ्ट सी एंड बहुत ही स्वीट सी पोएम है, अच्छे से समझते जाएंगे हम। सो लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल पोएम। ऑल राइट, तो ये कविता लिखी है, पोएट जो है इसके कोट्स कीनी है, लास्ट में हम इनका नाम जरूर देखेंगे। यहाँ पे पहला स्टैंजा शुरू होता है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप जो है जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। All right. When the humid shadows hover over all these starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो पहले की 4 लाइनें यहाँ पे हैं, आगे बाकी आपको जो है ना जितना जितना पैराग्राफ्स आते जाएंगे स्टैंजास मैं बताती जाऊंगी। चलिए, तो कवि कहते हैं when the humid shadows hover। humid वर्ड से आपने वर्ड सुना है ह्यूमिडिटी।
तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा हवा में क्या होता है बेटा, मॉइस्चर होता है ना मॉइस्चर। जब बारिश के मौसम में चिपचिपी लगती है, आप स्किन पे भी छुओगे चिपचिपाहट लगती है, एंड इवन कपड़े नहीं सूखते हैं ना, कपड़ों में भी मॉइस्चर रह जाता है, थोड़ा सा गीलापन रह जाता है। तो ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्चर। शैडोज होवर, अब यहां से कवि का अर्थ शैडो से कहने का मतलब परछाई है, लेकिन एक्चुअल अर्थ वो कहना चाहते हैं क्लाउड्स, एंड स्पेसिफिकली कौन से क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स। अरे काले मेघा गाते तो हैं, पानी तो बरसा, तो काले मेघा यानी हमने देखा है जब भी काले बादल आते हैं, आप कैसे समझते हो, है ना, घर में हम बैठे हैं, अनुमान लगाते हैं, पापा कहते हैं आज तो बारिश होगी, तो वो कैसे देख के कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आसमान में क्या देखे हैं, काले बादल। सो काले बादल इज अ साइन, क्योंकि बादल काले होते हैं तब बेसिकली बारिश होने वाली होती है। सो कवि कहते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, शैडोज यानी क्लाउड्स, होवर, होवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अराउंड घूमना, है ना, किसी के अराउंड घूमना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर आ जाना, जैसे ये घर है ना, ये घर है, ये कॉलोनी है, तो काले बादल जो है आपने देखा होगा ना, ऐसे बादल आ रहे होते हैं धीरे धीरे, राइट। तो काले बादल होवर करते हैं, यानी वो ऊपर आ गए आपके घर के, यानी आपको समझ आ गया कि अब वर्षा होने वाली है। सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, और ह्यूमिड क्यों होंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि उन काले बादलों में क्या भरा होगा, पानी भरा होगा, तो वो मॉइस्चर होगा उनके अंदर, क्योंकि वो बरसने वाले हैं, राइट। When the humid shadows hover over all these starry spheres, अब यहाँ पे आपको बात समझनी है, starry, starry वर्ड आता है स्टार से, एंड जैसे ही मैंने स्टार का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि मैम ये थोड़ा जो है ना लेट इवनिंग की बात हो रही है ना, रात के टाइम का समय जो होता है ना, हल्का सा रात और हल्की सी इवनिंग बारिश में होता है। आप ना 6-7 बजे देखोगे ना, अंधेरा सा लगने लगता है, सितारे आ जाते हैं, बिकॉज काले बादल आ जाते हैं। सो ओवर द स्टारी स्फीयर, स्फीयर आपको पता है क्या होता है, एक शेप होता है, गोल शेप होता है 3D। तो अब आपको पता है सितारे जो होते हैं, वैसे बचपन में हम ऐसे बनाते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्टार, है ना, क्योंकि स्टार हम जब दूर से देखते हैं तो चमकते हुए दिखते हैं, इसलिए ऐसा फिगर बना दिया गया है। लेकिन हमको पता है एक्चुअल में स्टार्स जो है ना स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे हमारा अर्थ दिखता है वैसी शेप के होते हैं। तो स्टारी स्फीयर्स यानी जो गोल गोल सितारे हैं, इनके ऊपर अब आ चुके हैं क्या, बादल आ चुके हैं, बादल छा चुके हैं, यानी हल्का सा रात्रि का ये समय है, लेट इवनिंग का समय चल रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं एंड दी मेलनकली डार्कनेस। इसका मैंने उच्चारण कैसे किया इंग्लिश वर्ड्स का, जब भी प्रोनाउंसिएशन करूं बिल्कुल ध्यान से सुना करो। मेलनकली, मेलनकॉली नहीं है, दिस इज मेलनकली, है ना, कैसा साउंड आ रहा है, कली, चाहे तो हिंदी में भी उच्चारण लिख सकते हैं, मेलनकली एंड द मेलनकली डार्कनेस। अच्छा भाई ये वर्ड तो बोल रही हूं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, सैड, दुखी सी डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरा। तो यहां कहते हैं एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो यानी ऐसा कवि जो है ना इमेजिन कर रहे हैं कविता में कि जैसे अभी अंधेरा था, स्टारी स्फीयर्स यानी हम रात की बात कर रहे हैं ना, लेट इवनिंग रात की, तो अब अंधेरा को कैसे दर्शाया गया है कि अंधेरा बड़ा ही दुखी था, है ना, इसके जीवन में कुछ नहीं था। अंधेरा में क्या होता है, अंधेरे में बिल्कुल शांति सी होती है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो जो अंधेरा है ना रात का, वो बहुत ही सैड है। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो वो ऐसा मान रहे हैं, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो अंधेरा है ना, ये अंधेरा रो रहा है, और किस फॉर्म में रो रहा है, जेंटली वीप्स, जेंटली यानी बहुत ही धीरे धीरे कोमलता से वो रेनी टीयर्स। तो यहाँ पे बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है, आंसू से, अश्रु से, कि यहाँ इन्होंने एक स्टोरी बना दी ऐसी, है ना, क्या स्टोरी बना दी कि भाई डार्कनेस दुखी है, अंधेरा दुखी है, तो अब भाई जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं। तो कह रहे हैं वो डार्कनेस किस फॉर्म में रो रहा है, बारिश रूपी आंसुओं के फॉर्म में रो रहा है, राइट। यानी एक हल्का सा सैड सा माहौल है। क्यों है सैड सा माहौल, अब वो हम आगे देखेंगे। बात समझ आई यहाँ पे। एंड मैं फिर से बता दूं, पोएटिक डिवाइस हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम पूरी पोएम समझते हैं। अनुवाद देख लीजिए। जब तारों भरे संपूर्ण गोल क्षेत्र आकाश में नम मेघ मंडराते हैं, नम यानी ह्यूमिड मेघ मंडराते हैं, और उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा रूपी अश्रु से रोता है। आगे का सेंटेंस, आगे के स्टैंजा पे आते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक वो ना
खुशी प्रकट कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। कैसे? What a bliss. What is the meaning of bliss? Bliss का मतलब है क्या तो नजारा है, क्या तो हैप्पीनेस है, क्या तो bliss यानी खुश नसीबी है मेरी। To press the pillow. प्रेस दी पिलो का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि बेसिकली कहाँ पे हैं, अभी वो अपने घर में है ना, और घर में वो कहाँ है? ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड। कॉटेज चेम्बर नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं, बेसिकली वो कॉटेज होगा, तो वहां के बिस्तर पे, यानी बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं वो अपने बेडरूम में है ना। और बारिश के टाइम क्या होता है, अब आप बाहर तो यूजुअली निकल नहीं सकते, काम वाम पे जा नहीं सकते, तो आप बढ़िया घर पे बैठे हो, घर पे अपने बिस्तर पे। एंड लोगों की बहुत हैबिट होती है, इवन मेरी भी हैबिट है, क्या करते हैं अपन पिलो को लेके ना ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, प्रेस करते हैं, यानी उसको ऐसे मस्त सा बारिश का मौसम है, पिलो पकड़ के ऐसे बैठ जाना और रेन को अपनी खिड़की से देख के इंजॉय करना। तो यहाँ कहते हैं कभी व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस दी पिलो, यानी कितना बहुत ही अच्छा सा मोमेंट लग रहा है कि मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ, बढ़िया अपने तकिए को जो है ना दबा रहा हूँ, उस पर मतलब लेटा हुआ हूँ, दबा रहा हूँ इन द सेंस उस पर ऐसे पकड़ के लेटा हुआ हूँ। एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर। इस लाए का मतलब क्या होता है? इस लाए का मतलब होता है पड़े रहना, है ना, LIE। वैसे एक लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन आपको वाक्य पढ़ के समझ आना चाहिए। लाई लिसनिंग, तो यहाँ पे लाए का मतलब है पड़े रहना। लाई लिसनिंग टू दी पैटर, और किसे सुन रहे हैं कवि? पैटर को। मैंने अभी पीछे ही बताया पैटर क्या है। पैटर बेसिकली एक साउंड के लिए दर्शाया गया है जो कि रेन का साउंड होता है ना। कब आता है ये साउंड? जब बारिश आपके घर की छत पे, रूफ पे पड़ती है तो टप 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 ऐसी आवाज आती है ना, सो दैट इज पैटर। पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और किसका पैटर? सॉफ्ट रेन, यानी धीमी सी और बहुत ही जो है ना हल्की हल्की वर्षा, जिसे हम ड्रिजलिंग भी कहते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सर के ऊपर नहीं, लेकिन छत के ऊपर, है ना। ओवरहेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? छत के ऊपर। आप इन सभी वर्ड्स के मीनिंग नोट करते जाएं, राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो आपको इजी रहेगा। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए तो अब फटाफट से अनुवाद देखते हैं। कॉटेज कक्ष में बिछे बिस्तर के तकिए को दबाने अर्थात लेटने में और लेटे हुए ऊपर छत पर हल्की वर्षा की पटपट सुनने में कितना परम सुख है। ब्लिस का मतलब क्या होता है? बहुत ही हैप्पीनेस, या फिर जिसे हम कहते हैं ना परम सुख, अल्टीमेट ब्लिस, मतलब सुकून है, इसमें ही मजा है, राइट। एंड कभी कभी हमने भी ऐसा किया होगा, राइट, बारिश में घर पे बैठते हैं, बस बारिश की आवाज सुनने में एक मजा आता है, राइट, लेटे रहो और बारिश हो रही है। ऑल राइट, if this is clear, let's move on to the next stanza, which says, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Every tinkle on the shingles. अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे टिंकल वर्ड भी पैटर जैसा ही है, ये भी रेन की साउंड जैसा है। जब हल्की हल्की सी टिंगल होती है, किसके ऊपर? शिंगल्स। शिंगल्स वर्ड समझिएगा, शिंगल्स क्या होते हैं? ये रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल शेप के जो है ना, आप मान सकते हो ब्रिक्स टाइप होती हैं ऑन दी रूफ, है ना, ब्रिक्स टाइप आप कह सकते हो, ब्रिक्स कह सकते हो, या टाइल्स बेटर वर्ड होगा, है ना इसके लिए। टाइलें होती है ना, जैसे टाइलें, तो किसी ने देखा है छत पे किसी की रूफ होती है, तो ऐसी रूफ आपने अगर कभी ऑब्जर्व करी हो, इस टाइप की, जैसे घर यूं ऐसे स्लोपिंग रूफ्स होती है ना, यूं किसी के घर की अगर ऐसी रूफ होती है तो उस पे ना ऐसे रेक्टेंगुलर कलर की यूं रेक्टेंगुलर शेप की जो है ना यूं टाइल्स लगी रहती हैं। तो जब वो टाइल्स, उन्हें शिंगल कहते हैं, तो इन टाइल्स पे कभी कहते हैं, इन टाइल्स पे जब भी पानी बरसता है तो कैसी सी आवाज आती है? एक हल्की सी टिंकल की, पट 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 करके आती है, आपने भी सुनी होगी, सबके घर पे छत पे आपको भी देखा होगा, तो इस टाइप की आवाज आती है। तो यहाँ कभी कहते हैं एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स हैज एन इको इन दी हार्ट। एको का मतलब क्या होता है? एको का मतलब होता है गूंज, है ना, जैसे गूंज आती है ना। तो कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात कही है इन्होंने यहाँ पे, कि हर वो बूंद की जो आवाज आती है ना, एवरी टिंकल, हर वो आवाज जो है बारिश की, वो क्या करती है, यानी शिंगल पे हर एक टाइल के ऊपर एक आवाज जो पड़ रही है ना, वो मेरे दिल में एक क्या लेके आती है? एक गूंज सी लगती है, एक गूंजती है, यानी कुछ ना कुछ यादें हैं, कुछ ना कुछ पुराने पल है जो कवि को यहाँ पे याद आ रहे हैं। एक दिल में यूं नहीं, एक दिल गूंज उठता है हर एक बारिश की बूंद की आवाज को सुन के।
एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी फैंसीज का बेसिकली मतलब क्या होता है? ड्रीमी यानी सपनों वाली, फैंसीज का मतलब भी क्या होता है कि आप जो है ना जब दिमाग में किसी चीज को बहुत ही ज्यादा इमेजिन करने लगते हो तो कहते हैं हजारों ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी फैंसीज यानी जो सपने हैं, है ना, सपनों में कुछ ना कुछ कवि सोचते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो एक दो नहीं, हजारों ऐसे सपने, ऐसी फैंसीज उनको दिमाग में आ जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट यानी अब वो धीरे 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 आना चालू हो गए हैं सारे जो थॉट्स हैं, और उन्हीं थॉट्स में मैं जो है ना खो जाता हूँ। क्लियर है? बात समझ आई? बिल्कुल। चलिए अनुवाद देखते हैं। जब मैं छत पर वर्षा की पटपट सुनता हूँ तो छत की जो है ना लकड़ी की टाइल्स पर प्रत्येक टन दिन में जो है गूंजती है, जो टन आवाज आती है वो दिल में गूंजती है, और हजारों स्वप्न कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं। यानी बहुत ही बिजी हो जाते हैं वो, अपने ही ख्यालों में जो है सोचने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। एंड 1000 recollections weave their air threads into woof. Oh, as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो यहाँ पे कवि कहते हैं and 1000 recollections. कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो बेटा रिकलेक्शन का मतलब क्या होगा? पुनः किसी भी चीज को इकट्ठा करना, है ना, पुनः यानी फिर से इकट्ठा करना। तो 1000 रिकलेक्शंस का मतलब क्या हुआ? वही यादें जो जीवन में हमने जी हैं, वो भग के दौड़ के सब हमारे दिमाग में, दिल में वापस आ जाती हैं कि उस वक्त हमने क्या किया था, क्या करते थे हम बारिश में। राइट? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वीव का मतलब सबको समझ आता है ना, बुनना। देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब वूफ वर्ड काफी लोगों को यहाँ समझ नहीं आया कि मैम वूफ क्यों यूज किया गया है, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कविता में कवि ने एक्चुअली राइम करने के लिए किसके साथ, वूफ को रूफ के साथ राइम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे वूफ लिख दिया, जबकि एक्चुअल में ये वर्ड है WEFT। बात ध्यान से सुनिएगा, कवि ने कविता में वूफ को रूफ के साथ कुछ इनको राइम करना था। एक्चुअल वर्ड वेफ्ट है, तो वेफ्ट और रूफ तो बेटा नहीं करेगा ना राइम, तो कवि ने क्या किया, वेफ्ट की जगह उस वर्ड को मॉडिफाई करके वूफ लिख दिया, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है उसका, वेफ्ट। अच्छा, वेफ्ट का मतलब क्या होता है, वीव करना, है ना, बुनना। किस में बुन देना? एक कपड़े में बुन देना है, किसी स्ट्रक्चर में बुन देना, है ना, वीव इनटू समथिंग मे बी इट कुड बी अ क्लोथ, इट कुड बी एनी मटेरियल, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कवि एक्चुअली तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जैसे जो है ना धागों से आप कुछ भी बुनते हो, देखो आपके पास बहुत सारे धागे हैं, है ना, धागों से आप जब बुनाई चालू करते हो तो अभी तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ धागे, लेकिन बुनते 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 क्या हो जाता है, एक स्वेटर बुन जाता है, एक जो है ना कपड़ा बुन जाता है, हैंकी बुन जाता है कि नहीं। तो वैसे यहाँ कवि कहते हैं कि इतने सारे रिकलेक्शंस जो है ना, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो वो जो है वो हवा रूपी धागे, यानी ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये धागे हैं, ये आपस में मिल के जो है ना एक वूफ बना रहे हैं, यानी एक चीज बना रहे हैं, एक चीज याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कवि अपनी मेमोरीज को, अपनी यादों को कंपेयर कर रहे हैं इन हवा के धागे से, कि जैसे धागों से बना के एक चीज बन जाती है, वैसे ही इन बारिश की बूंदों से जो बहुत सारी बूंदें गिर रही हैं, ये आपस में मिलजुल के एक बहुत बड़ी याद बना रही हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, तो ये सब कब बन रही हैं, जैसे ही कवि सुनते हैं रेन की पैटर, कहां पे, अपॉन दी रूफ, उनके घर के छत के ऊपर। ओके, चलिए अनुवाद देखते हैं। और हजारों यादें अपनी हवाई ताना बाना बुनने लगती है ना, हवाई ताना बाना, जैसे वैसे तो हम एक्चुअल में धागा लेके बुनते हैं, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, हवाई ताना बाना। अर्थात क्या है, कवि का अनेक विचार आते हैं, वह घूमते रहते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बना रहे हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे कवि क्लियरली इस धागे के कंपैरिजन से अपनी मेमोरीज बताना चाह रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं। All right, moving on to the next paragraph, next stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. तो अब फाइनली कवि जो है इस पर्टिकुलर स्टैंजा में अपनी मम्मी को याद करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 1000 मेमोरीज आ रही है, तो फाइनली उनकी मेमोरी में कौन आती हैं, उनकी मम्मी। As she used in years agone, एगॉन वर्ड का मतलब होता है गॉन बाय यानी वो वक्त जो बीत गया है ना, बीता हुआ वक्त।
तो एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब वो ये याद कर रहे हैं कि कैसे बीते हुए वक्त में, यानी बारिश से उन्हें अपनी मम्मी याद क्यों आ रही है, क्योंकि बीते हुए वक्त में उनकी मम्मी क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब डार्लिंग ड्रीमर्स क्या होते हैं? डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे वो अपने जो है ना बच्चों के लिए कह रहे हैं, उनकी मम्मी के जो बच्चे हैं यानी वो और उनके भाई बहन जब वो सोते हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए कहा जाता है? वो इंसान या वो बच्चा जो है जब वो सो रहा है, और सोते हुए आपको पता है बच्चे कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं, है ना, और ऐसा देखने में आता है कि वो कोई ना कोई अपने जीवन में एक सपना देख रहे हैं। तो कवि बताते हैं कि मम्मी जो है ना हमेशा जब वो सोते थे, है ना, जब वो बढ़िया से अपने सपनों में सो रहे होते तो उनकी मम्मी हमेशा उनके बच्चों को देख रही होती थी, है ना, निहार रही होती थी, है कि नहीं। बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं वो, कि जो वक्त बीत गया है उसमें वो याद करते हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे देखती थी, इतनी चाहत भरी जो है नजरों से वो देखती थी। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और का मतलब यहाँ पे होता है बिफोर, बिफोर यानी पहले। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? DAW, एंड डॉन मीन्स शाम तक, यू नो, टिल द इवनिंग, है ना, डस्क टिल डॉन जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, तो डॉन का मतलब होता है इवनिंग यहाँ पे। सो व्हाट इज द एक्चुअल सेंस ओवर हियर, कि यहाँ पे कवि जो है पोएट, ही रिमेंबर्स दैट हिज मदर इज कमिंग इनटू हिज मेमोरी। उन्हें याद आ रही है कि जैसे नहीं बारिश की बूंदों से ही इज रिमेंबरिंग ऑल द अदर थिंग्स। सो नाउ ही रिमेंबर्स कि मेरी मदर जो बीते हुए वक्त में यानी ईयर्स गॉन पहले वो क्या करती थी, वो अपने बच्चों को जो है ना निहार रही थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें यू नो ये पता था कि अगले दिन जो है ना, अगले दिन वो नहीं रहेंगी, वो चली जाएंगी शाम तक, राइट। सो बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओके, क्लियर हुआ। और डॉन का मतलब होता है बेसिकली DAW, एंड डॉन का मतलब होता है सवेरा। ओके, डस्क टिल डॉन, डॉन मीन्स सवेरा, है ना, नेक्स्ट डे, है ना, इट्स नॉट शाम। ओके सॉरी, शाम नहीं है, डॉन होता है सवेरा। सवेरा इन द सेंस कि उसकी मम्मी, उनकी जो मम्मी है, अगली सुबह शायद उन्हें छोड़ के चली जाए, है ना, अगले सवेरे, तो इसलिए जो है वो उन्हें ऐसे निहारती है। और कभी सोचो ना कितनी इमोशनल बात है कि उसकी मम्मी को पता होगा वो अगले दिन नहीं रहेंगी, है ना। हमें नहीं पता होता है किसी दिन किसी के साथ क्या हो जाए, राइट, कब किसी के साथ आखिरी पल हो। तो यहाँ वही बात वो याद कर रहे हैं। ठीक है, आइए अनुवाद देखते हैं। मेरी स्मृति, कवि स्वप्न में फिर लीन है और कहते हैं, मेरी स्मृति में अब मेरी माँ आती हैं, जैसे कि बीते हुए वर्षों में वो किया करती थी कि ऊषा काल तक उन्हें छोड़ने से पूर्व वह अपने प्रिय स्वप्न दृष्टुओं को निहारा करती थी। प्रिय स्वप्न दृष्ट कौन है? उनके अपने बच्चे, यानी कवि खुद और उनके भाई बहन। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टैंजा वेयर द पोएट सेज, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the shingles by the patter of the rain। So कवि कहते हैं कि ओ अब मैं जो है ना फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ हर फॉन्ड लुक। फॉन्ड यानी जो प्रेम से, जिस लगन से मेरी माँ मुझे देखती थी ना, उस दृश्य को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। यानी इतना देखो हमें हमारे पेरेंट्स से, स्पेशली मम्मी से भी कितना लगाव होता है कि आज इतने सालों बाद भी वो कह रहे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है कहीं ना कहीं से मुझे वो प्रेम भरी नजरों से, है ना, वो फॉन्ड भरी नजरों से देख नहीं है मुझे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसे मैं इस रिफ्रेन, बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे, इस संगीत को सुन रहा हूँ। यहाँ पे कौन से संगीत की बात हो रही है ना, रेन ड्रॉप्स की। रेन ड्रॉप्स जो पैटर कर रहे हैं ना, उसे एक संगीत के फॉर्म में कवि मान रहे हैं, क्योंकि संगीत से, जैसे संगीत सुन के बहुत यादें ताजा हो जाती है ना, वैसे ही कवि को इस बारिश की बूंदों की आवाज सुन के, इस पैटर को, इस टिंकल को सुन के अपनी पुरानी यादें याद आ रही हैं। As I listen to this refrain which is played upon the shingles, जो कि कहाँ बज रहा है? upon the shingle। शिंगल मैं आपको बता चुकी हूँ, रूफ पे जो टाइल्स होती है ना, उनके ऊपर जो बज रहा है ये संगीत, by the patter of the rain। और किसके द्वारा बज रहा है? बारिश की इस पैटर से। So here is the poet name, poet's name आप जरूर याद रखेंगे, कोत्स्कीनी। Why? Because clearly जो है कवि का नाम कविता के साथ पूछ लिया जाता है। तो अनुवाद देखते हैं आखिरी स्टैंजा का। अरे मैं उसकी यानी अपनी माँ की जो है स्नेहपूर्ण दृष्टि को स्वयं पर अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस टेक यानी प्रकृति के संगीत को सुन रहा हूँ, जो कि छत की लकड़ी की टाइल्स पर वर्षा की पटपट द्वारा उत्पन्न की जा रही है। तो आई थिंक बहुत ही स्वीट सी ये पोएम है, जो कि हमारी भी कहीं ना कहीं यादें ताज़ा कर देती है रेन से रिलेटेड। सो आई होप इफ यू ऑल अंडरस्टूड दी
मीनिंग ऑफ द पोअम। नाउ जरूर इस पार्ट तक रुकेंगे बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम इस कविता में यूज किए पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे। ऑलराइट, सवाल ये रहता है बच्चों को मैम पोएटिक डिवाइसेस जरूरी है क्या? भाई बहुत जरूरी है, पोअम है तो पोएटिक डिवाइसेस बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस की। आपकी सुविधा के लिए देखो काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मीनिंग नहीं पता रहते कौन सा पोएटिक डिवाइस क्या है, तो मैं आपको क्लियरली स्क्रीन पे लिख के बताऊंगी पोएटिक डिवाइस क्या है, उसका मतलब क्या है, देन हम स्टोरी में देखेंगे। सो इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। चलिए नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हम ले लेते हैं एलिटरेशन। ठीक है, हम यहाँ मीनिंग समझेंगे और कविता में जहां जहां एलिटरेशन होगा उसे हम ए से मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए एलिटरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज एलिटरेशन? एलिटरेशन बेसिकली इज अ पोएटिक डिवाइस जहां पे क्या होता है, विद इन अ लाइन है ना, एक स्टैंजा की लाइन के अंदर विद इन अ लाइन इफ कॉन्सोनेंट, ध्यान से सुनना, कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज कॉन्सोनेंट। वॉवल के अलावा जितने भी लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने बचे वो कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वो एलिटरेशन है। फॉर एग्जाम्पल पीछे मैं आपको यहां क्लियरली बताती हूं, पहली लाइन पढ़ो, व्हेन दी ह्यूमिड शैडोज होवर। तो यहां पे आप देख रहे हो एक ही लाइन के अंदर एच और एच ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इनका साउंड रिपीट हो रहा है, ह्यूमिड होवर। तो ये पेयर क्या हो गया? ये हो गया आपके लिए एलिटरेशन। क्लियर हुई बात? समझ आया? ये एलिटरेशन है। आप चाहो तो यहाँ पे आप नोट डाउन में पीछे कर सकते हो कि ह्यूमिड होवर इज एलिटरेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगली ही लाइन में आपको फिर से एलिटरेशन दिखेगा। ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, क्या दिखा? एस और एस, एस भी एक कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज अगेन अनदर एलिटरेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? चलो, एंड द मेलन पूरा पढ़ते हैं हम, और कहीं रिपीट हो रहा हो तो देख लेंगे। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यहाँ तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट स्टैंजा पे। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, दिख गया मैम, प्रेस द पिलो, पी और पी का साउंड रिपीट हो रहा है, सो अगेन दिस इज एलिटरेशन। ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग हो गया है ना, कॉटेज चेम्बर हो गया, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो ये सारा एलिटरेशन है। एलिटरेशन में मानती हूँ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पोएटिक डिवाइस होता है ना। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start। B और B, busy being भी है, has और heart भी है, H repeat हो रहा है, right? And 1,000 recollections weave their air threads into woof। W and W repeat हुआ है कि नहीं? ठीक है, rain upon the roof, rain और roof भी यहाँ पे alliteration शो करते हैं। Now in my memory comes my mother, तो M हुआ एंड यहाँ पे M हुआ। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट क्योंकि एलिटरेशन सबको समझ आ गया होगा अब तक। As she used in years agone to regard the darling dreamers, ये क्या हो गया? एलिटरेशन। Ere she left them till the dawn, T 3 बार। हाँ, ऐसा नहीं है 2 बार ही रिपीट हो, 2 से ज्यादा बार होगा तो आप कर सकते हो। 3 बार हुआ है T, दैट इज ऑल्सो एलिटरेशन। एंड लास्ट जो है स्टैंजा में, I feel her fond, F and F is being repeated as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। I hope it is very clear। alliteration सबको क्लियर है कि नहीं? और जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही आप मार्क करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेल डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। Now what is personification? अरे नाम में ही लिखा है। क्या लिखा है नाम में? स्पेलिंग पढ़ो, PERSON यानी क्या? पर्सन। तो यहाँ पे होता क्या है? When non-human things, ध्यान से सुनना है ना, मैं लिख रही हूं फिर समझा रही हूं। When non-human things are given human qualities। I will explain this and this is very easy again।
इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। When non-human things, जब कोई भी ऐसी चीज जो नॉन ह्यूमन है, इंसान के अलावा कोई भी, जानवर हो सकता है, छत हो सकता है, बारिश हो सकती है, टेबल हो सकता है, बोर्ड, एनीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, यानी उसे किसी कविता में ऐसे बताया है कि वो ह्यूमन क्वालिटी शो कर रही हो। मैम ह्यूमन क्वालिटी क्या होता है? ह्यूमंस क्या होते हैं? दुखी होते हैं, खुश होते हैं, डांस करते हैं, सोते हैं, गाते हैं, ये सारी चीजें जो भी क्वालिटीज वुमेन की होती है, ह्यूमन की होती है, नॉट वुमेन ओनली, ह्यूमन की होती है कि हम ब्रेव हैं और हम कैसे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें, हम काइंड हैं, हम एंग्री हैं, तो ये सब चीजें ह्यूमंस की क्वालिटीज है ना, गुस्सा, खुशी, है ना। तो अगर किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को इन क्वालिटीज से दर्शाया जाए तो आप वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस लिख के आएंगे? पर्सोनिफिकेशन। मैम क्या इस पोएम में यूज किया गया है? अरे बिल्कुल किया गया है, तभी तो लिखा है मैंने। देखो, when the human shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। आ जाइए, डार्कनेस, अंधेरा, है ना, ध्यान से सुनना पर्सोनिफिकेशन। अब यहां कहा गया है एंड द मेलनकली डार्कनेस, अंधेरे को क्या कहा गया है? अंधेरा कैसा है? सैड है। और वो सैड अंधेरा सिर्फ सैड नहीं है, क्या कर रहा है? वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब वो किस में रो रहा है? आंसुओं में रो रहा है। भाई दुखी होना भी ह्यूमन क्वालिटी है और आंसू निकालना, रोना भी ह्यूमन क्वालिटी है। और यहाँ पे अंधेरा कभी ऐसा करेगा, है ना, लेकिन कवि ने क्या किया है? यहाँ पे अंधेरे को, डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है, ये बताते हुए कि वो दुखी है या वो रो रहा है। सो क्लियरली इन दो लाइंस में आप समझ गए होंगे व्हाट हैज बीन यूज्ड, पर्सोनिफिकेशन। आपको अगर सवाल आता है कि इन लाइनों में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, आप क्लियरली बता सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। एंड आपको मैं रटा नहीं रही हूं, मैं आपको क्लियरली रीजन बता रही हूं, है ना, कि रीजन भी पूछने का है तो मेरे स्टूडेंट से बिल्कुल मैम बिना हिचकिचाए हम बता सकते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर, ऑल गुड। चलिए एक बार आगे चेक कर लेते हैं। और what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and listening and lie to the patter of the soft rain overhead. To tingle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in my memory comes my mother, as she used in years gone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. तो नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ मेनली जो है हमारा पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट स्टैंजा में यूज किया गया है। चलिए आते हैं थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये किसी ने अगर समझा नहीं हो तो आज समझ लीजिएगा, ओनोमैटोपिया। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया कब यूज किया जाता है? जब आप साउंड के बारे में बात करें। मैं इतना सिंपल लिख दे रही हूँ ना, एक ही वर्ड में तुमको सब समझ आ जाएगा। ओनोमैटोपिया ये है जब भी आप किसी साउंड को दर्शाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा द डॉग बार्क्स। क्या कहा? द डॉग बार्क्स। तो बार्क वर्ड क्या होता है? ये एक साउंड है। द लायन रोर, तो रोर वर्ड क्या बता रहा है आपको? साउंड बता रहा है। द रेन पैटर, तो पैटर क्या है? एक साउंड को दर्शा रहा है। तो कोई भी चीज जो किसी, कोई भी वर्ड जिस ध्वनि को अगर दर्शाता है तो उसे हम बेसिकली कहते हैं ओनोमैटोपिया। क्लियर है आपको? चलिए, तो यहाँ पे ओनोमैटोपिया तो बहुत बार आई थिंक यूज किया गया है, हमको क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में तो नहीं है, पैटर की जब भी बात आएगी वहां पे होगा। ओके, एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर, तो पैटर क्या है? यहाँ पे एक साउंड है, तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा? ओनोमैटोपिया। कहीं भी आपको साउंड सुनाई दे किसी भी चीज का, यानी मैंने पैटर का तो तुम समझ गए मैम रेन हो रही है, राइट, रेन की आवाज आ रही है। सो एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर, ये हो गया ओनोमैटोपिया। नेक्स्ट इज एवरी टिंकल। टिंकल भी क्या है? पटपट, है ना, पटपट होना, यानी पटपट तो एक साउंड है। सो अगेन ये वर्ड भी हो जाएगा हमारा ओनोमैटोपिया। आई होप इट इज क्लियर। एंड आगे आई थिंक एक बार और जो है पैटर वर्ड रिपीट किया गया है, तो वो भी आएगा अंडर ओनोमैटोपिया। इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं हमारे चौथे एंड आखिरी फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि मेटाफर है। एंड इसकी कहानी तो मैम कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, सुपर इंपॉर्टेंट। मेटाफर पे तो स्टार लगा लिया करो, है ना। मेटाफर हम कब यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच? जब हम किसी चीज का किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, या हिंदी में से कहे तुलना, तुलनात्मक अगर आप वाक्य रखोगे, दैट इज मेटाफर। एग्जाम्पल दे देती हूं यहाँ पे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, माय फ्रेंड
इज अ लायन वाइल फाइटिंग। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं जब भी देती हूँ ये एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा जो दोस्त है ना, मेरा दोस्त जब लड़ाई करता है भाई, है ना, जब भी लड़ाई करता है तो वो क्या है, वो एक शेर है। अरे शेर है मतलब वो शेर थोड़ी ना बन जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे दोस्त की तुलना की, और तुलना किसके साथ करी भाई, लायन के साथ कर दी मैंने, शेर के साथ कर दी। क्यों? क्योंकि मैं इससे क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा दोस्त जब लड़ता है तो शेर कैसा होता है, शेर बड़ा ही ब्रेव होता है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, साहसी होता है। सो मैंने जब कहा माई फ्रेंड इज अ लायन वाइल फाइटिंग, तो लायन से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा दोस्त क्या है, बहुत ही ज्यादा साहसी है और ताकतवर है। तो इस केस में मैंने क्लियरली क्या किया है, मैंने अपने दोस्त की जो है तुलना की है यहाँ पे, है ना, मैंने दोस्त की एक चीज बताने के लिए दूसरे से तुलना की। क्लियर है बिल्कुल, बात समझ आई कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है काफी जगहों पे। अगर हम पहले ही स्टैंजा से शुरुआत करें तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज। अब मुझे बात बताओ, कविता में कवि शैडोज से क्या बताना चाह रहे थे? मैंने आपको क्लियरली बताया था, यहाँ शैडो का मतलब एक्चुअल में परछाई नहीं है, शैडो से वो कहना चाहते थे काले बादल। शैडोज की तुलना किससे करी है? ब्लैक क्लाउड से। जैसे शैडो कैसे होते हैं, परछाई कैसी होती है, काली होती है ना, वैसे ही बादल भी कैसे थे, काले थे। तो यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स बता के कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में इन्हें अलंकार भी कहते हैं, राइट। अब कौन सा अलंकार है मुझे क्लियरली तो नहीं याद, आई थिंक रूपक होता है ना, वो कंफर्म करेंगे। तो मेटाफर इज बेसिकली एन अलंकार। ओके, ओवर ऑल दी स्टारी फियर्स एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला आते हैं, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेंबर बेड एंड लाई सिंग। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज हो गई, इको इन द हार्ट हो गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक और मेटाफर यूज किया गया है सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन क्या है? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। अब आपको पता है एक्चुअल में तो हवा में कोई बुनाई चल रही है क्या? चल रही है क्या हवा में कोई बुनाई? नहीं, लेकिन कवि क्या कर रहे हैं ना, यहाँ कवि कंपेयर कर रहे हैं इन एयर थ्रेड्स को किससे? उनकी मेमोरीज से, है ना, पास्ट में जो मेमोरीज उन्होंने बनाई थी, इसी तरह ये बारिश की बूंदे वो मेमोरी बना रही हैं। तो मेमोरीज ऑफ द पास्ट को कंपेयर किया है, सो क्लियरली दिस इज अ मेटाफर, तुलना की है कि ना एयर थ्रेड्स जैसे मूव करके बना रही हैं, वैसे ही मेरे पास की मेमोरीज, जो मेरे दिमाग में विचार हैं, वो घूम के कुछ ना कुछ एक एक किस्सा याद दिला रहे हैं मुझे। ओके, क्लियर है? चलिए, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब डार्लिंग ड्रीमर्स से क्या मतलब है उनका? डार्लिंग ड्रीमर्स बेसिकली उनके लिए कहा जाता है जो लोग सो रहे होते हैं और सोते टाइम सपने देख रहे होते हैं, राइट। सो डार्लिंग ड्रीमर्स से वो किसके लिए कहना चाह रहे थे? बच्चों के लिए। किसकी तुलना कर रहे हैं? उसकी मम्मी के जो बच्चे हैं या कवि के खुद के भाई बहन। मम्मी की नजरों से देखो तो चिल्ड्रन, कवि की नजरों से देखो तो सिबलिंग्स, यानी उनके भाई बहन। तो यहाँ तुलना की है डार्लिंग ड्रीमर्स की किससे? किस नाम से दर्शाया गया है उन्हें? बच्चों के लिए। ठीक है, क्लियर है? दिस इज अगेन अ मेटाफर। ऑल राइट, ओके, चलो ग्रेट। तो ये इतने थे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाले, देखो पोएटिक डिवाइस तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से, आपके जो है ना क्लास 9 के हिसाब से जितने भी पोएटिक डिवाइसेस नेसेसरी थे वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दिस सेशन फॉर आवर पोएम एक्सप्लेनेशन। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है और समझ आता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट आवर चैनल। हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम देता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, यानी यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं ये अच्छी एजुकेशन घर घर तक पहुंचे। सो यू कैन सी ऑल दीज कोर्सेज। अगर आपका कोई फ्रेंड, कजिन इन कोर्सेज में है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे और इजीली और कन्वीनियंटली जो है आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, है ना, सिंपल सी वेबसाइट है। जाओगे क्लियरली आपको बोर्ड दिखेगा, क्लास दिख जाएगी आपकी, जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।